अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी सोक्रेटिस की, और हमने उसकी ज़िंदगी के ऊपर बात की, उसकी फ़िलासफ़ी के ऊपर बात की, उसके स्टैंड्स के ऊपर बात की, उसके स्टांस के ऊपर बात की, और आखिर तब तक हमने बात की जब तक उसको ज़हर का प्याला नहीं मिला। खैर, आज हम नए टॉपिक की तरफ आएंगे और हम सेकंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़र की बात करेंगे जिसे दुनिया नहीं मानती। फर्स्ट वो कहते हैं कि जी फर्स्ट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है, लेकिन है वो सेकंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़र अकॉर्डिंग टू मी या कुछ चंद लोगों के हिसाब से। तो आज हम बात करेंगे प्लेटो की अफलातून की, जो 424 से लेकर 348 बीसी और एडी का तो मैंने आपको पिछली सेशन में अच्छी तरह समझा दिया था कि 424 से 348 बीसी तक ये बंदा रहा। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि सुकरात ने अपने बारे में कोई किसी किस्म की कोई किताब नहीं लिखी, कोई भी चीज़ उसकी ऐसी नहीं जो रिटन फॉर्म में हो, ठीक है, और ना उसने इस तरह की कोई बातें की थी कि जिसकी वजह से उसको फर्स्ट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र माना जाए। पॉलिटिकल फ़िलासफ़र माना जाता है जी, फर्स्ट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र जो लोग कहते हैं वो वजह क्या है जी, क्योंकि उसने ना लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी, उनके दिमाग में अटके हुए सवालों को क्लियर करने की कोशिश की थी। लेकिन प्लाटो ने क्या किया? प्लाटो ने अपनी एक पॉलिटिकल थॉट्स दी थी। जितनी भी पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो सर, क्योंकि कई जगह पर आपको प्लाटो सुकरात के साथ डिसएग्री भी करता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो डिसएग्री ऐसा डिसएग्री नहीं है, वो डिसएग्री बड़ा तमीज़ वाला डिसएग्री है। मतलब अब उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आगे आपको पढ़ाने लगा हूँ, आपको समझाने लगा हूँ, आपको खुद समझ आ जाएगी, क्योंकि इसका नज़रिया, क्यों हर इंसान का नज़रिया अपना होता है। किस पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस का मतलब ये है कि ओवरनाइट में हर इंसान का माइंड चेंज हो जाता है, किसी एक का माइंड दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलता। तो उसने जो सबसे पहले पॉलिटिकल था, क्योंकि उसके अंदर अगर हम बात करते हैं प्लाटो के नजी, तो उसको, क्योंकि मैं आपको जैसे कह चुका हूँ कि उसको सेकंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़र माना जाता है, फर्स्ट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र नहीं माना जाता। तो उसने क्यों उसको फर्स्ट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र माना जाता है? क्योंकि उसने स्टेट की बात की, और सुकरात ने ये बात नहीं की थी, ये बात प्लेटो ने की थी। उसने स्टेट की बात की थी, उसने एजुकेशन सिस्टम की बात की थी, उसने हाउ टू रन द स्टेट की बात की, स्टेट को चलाया कैसे जाता है, उसने लॉज की बात की थी कि यार हम लॉज बनाएं, हम उनको आगे इम्प्लीमेंट करें, हम लोगों को काबू में रखें, लोगों को अपने कंट्रोल में रखें। जैसे कि उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, रिपब्लिक, उनका जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक का, जो उनकी किताब है अफलातून साहब की रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने ये लिखा था। उन्होंने इस बारे में अपने स्टेट को बनाने में और स्टेट के बारे में जो उनके इजहार थे, ख़यालात थे, उन्होंने हर चीज़ को जो है एक बुक के अंदर लिखा और उसका नाम रिपब्लिक रखा। और मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, ये बुक बड़ी इजीली मिल जाती है, इंटरनेट से मिल जाती है, अमेज़ॉन से आप ले सकते हैं, किसी भी बुक सेलर ऑनलाइन शॉप से ले सकते हैं, या किसी भी फिज़िकली जाके ख़ुद ख़रीद सकते हैं। लेकिन इस बुक को पढ़ें, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है इसकी ये, ठीक है जी। उसने इसके अंदर स्टेट के को बड़े तरीके से मतलब उसने बयान किया, और उसके बारे में उसने कहा कि जी स्टेट जो है उसकी पहली बुनियाद जो है, दैट इज़ बेस्ड ऑन जस्टिस। इफ़ देर इज़ नो जस्टिस, देर इज़ नो स्टेट। एक आइडियल सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी के लिए स्टेट, जो आइडियल स्टेट बनाने के लिए, एक मिसाली रियासत बनाने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, वो सबसे पहले होता है इंसाफ। अगर जिस जगह पे इंसाफ नहीं होगा, वहाँ पर रियासत नहीं होगी। जैसे कि हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि जुल्म का माशरा तो चल सकता है, जुल्म का माशरा चल सकता है, लेकिन ना इंसाफ़ी से माशरा नहीं चल सकता, ना आप ना इंसाफ़ी से माशरे को चला सकते हैं। तो उसने क्या कहा जी कि इस सोसाइटी को ना 3 लेयर्स में डिवाइड करी, 3 लेयर्स। उसने सबसे टॉप पर जो रखे, उसने रखे फिलोसफर्स, उसने नंबर 2 पे रखे फोर्सेस, नंबर 3 पे रखे वर्किंग पर्सन्स, फोर्सेस एंड फिलोसफर्स को टॉप पे रखा। इसलिए उससे कि जी फिलोसफर्स जो हैं ये इल्म वाले लोग होते हैं, ये इल्म सीखते हैं, इल्म सिखाते हैं, ये सोचते हैं, समझते हैं। फिर उसे दूसरी कैटेगरी बताई कि उसने कहा जी कि फोर्सेस चाहिए, क्योंकि अब हमारी एक स्टेट है, हमने स्टेट को रन करना है। तो ज़ाहिर है स्टेट में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि मैंने वो कहा कि हर इंसान का अपना एक फ़लसफ़ा है, हर इंसान की अपनी एक सोच है, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं। तो इसी तरह उन्होंने कहा जी कि इसमें फोर्सेस का भी होना ज़रूरी है, जैसे कि फ़ौजी नौजवान। हाँ, मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो वो, ये तो हम बहुत पुरानी बात करें, हज़ारों साल पहले कि उन्होंने फोर्सेस जो फ़ौजियों की बात की, ये किया वो किया, लेकिन पुलिस का कॉन्सेप्ट जैसे है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने स्टार्ट किया था। खैर एनीवेज़,
थर्ड नंबर पे उन्होंने रखा जी वर्किंग पर्सन को। वर्किंग पर्सनस कौन है? वर्किंग पर्सनस जैसे ये ताजर हो गया है, किसान हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, जो काम करने वाले लोग होते हैं फिज़िकली, उन लोगों को इसने तीन डिवीज़न कर दी, सोसाइटी के तीन हिस्से कर दिए, अपने माशरे के तीन हिस्से कर दिए। फिलोसफर टॉप पे, सेकंड पे फोर्सेस, थर्ड पे वर्किंग पर्सन। फिर इसने कहा कि किसी एक इन तीनों क्लासेस को जब डिफाइन किया तो उसने कहा जी किसी भी क्लास को दूसरी क्लास पे किसी किस्म की फोकियत हासिल नहीं है। लेट्स सपोज कैसे? उसने कहा जी एक बंदा, उसको तालीम के साथ शौक़ है, इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, वो पढ़ सकता है, पढ़ना चाहता है, तो वो उस तरफ चल पड़ता है। तो उसको फ़िलासफ़ी सिखाई जाती है, उसको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता, लेकिन उसके लिए एक चीज़ स्ट्रिक्टली उसको बताया जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी किताबें पढ़ने के बाद तुम बिल्कुल भी फोर्सेस ज्वाइन नहीं करोगे। या कोई फोर्स वाला बंदा फ़िलासफ़र नहीं बन सकता, या कोई है तो वर्किंग पर्सन वो फोर्सेस में नहीं जा सकता। वर्किंग पर्सन जो है किसी क्लास को किसी कैटेगरी के ऊपर भी फोकियत किसी किस्म की हासिल नहीं है, ये उसकी थी। उसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है बड़े मज़े की है। उसने थ्योरी ऑफ एजुकेशन को तीन तरह से डिवाइड किया। उसके तीन लेवल हैं। लेवल 1 में उसने कहा जी कि जो बच्चे हैं 6 साल तक के बच्चे, आप उनको किस्से कहानियाँ सुनाएंगे। मिसाल के तौर पे कि 6 साल तक जो बच्चे हैं आप सिर्फ उनको अपने आबा व अजदाद की, अपने फोर फादर्स के किस्से सुनाएंगे। जी हम वहाँ से माइग्रेट हुए, हम वहाँ गए, वहाँ पे हमने जंग लड़ी, वहाँ पे हमने ये किया, वो किया, हमने इसको ऐसे ऑक्यूपाई किया, हम यहाँ इस तरह से घुसे, हमने ये, मतलब वॉटेवर जो भी हैं, आप ये किस्से कहानियाँ बच्चों को सुना के उनका माइंड जो है वो ग्रो करेंगे, उनको एक रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। सेकंड, उसने जो अपना लेवल रखा एजुकेशन का, उसने कहा जी कि जो 6 साल से बड़े बच्चे होंगे, 18 से 20 साल तक के जो हैं, मतलब 6 से 18 तक वो जो बच्चा होगा वो फिज़िकल एंड मेंटल एजुकेशन लेगा। उसको फ़िलासफ़ी भी पढ़ाई जाएगी साथ, मतलब इतना इल्म उसके पास होना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकूं। ठीक है, बिल्कुल अंगूठा छाप ही नहीं होना चाहिए। फ़िलासफ़ी के साथ उसको मेंटल एजुकेशन देना, फ़िज़िकल एजुकेशन देना। फ़िज़िकल एजुकेशन कैसे देते थे? फ़िज़िकल एजुकेशन क्योंकि डार्केस्ट पीरियड में तो यही होता था ना, मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में समझाया जी कि एक बंदे से नोचा खाया, दूसरे को पकड़ लिया, लड़ाइयाँ हो गई, पानी पे गए कपड़े धोने के लिए, वहाँ कोई बंदा तीर मार के निकल गया भाग। तो अपने डिफेंस के लिए या अटैक के लिए उसको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाती, तलवारबाजी सिखा दी थी, तीर से चलाना सिखा दिया, इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद उनका मेंटल लेवल फ़िलासफ़ी, और साथ उसने ये कहा कि इन बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाए। म्यूज़िक इसलिए सिखाया जाए क्योंकि इनका जो ब्रेन है ना, वो म्यूज़िक के साथ थोड़ा सा नहीं बल्कि बड़ी हद तक डेवलप होगा। फिर आती जाए उसके थर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन पे। उसका थर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन क्या था? उसका थर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन ये था जी कि 20 साल से लेकर 35 साल तक बच्चों को पढ़ाई जाएगी फ़िलासफ़ी। ठीक है, 35 साल तक हम उनको फ़िलासफ़ी पढ़ाएंगे और फिर हम उनके एग्ज़ाम लेंगे, और जो लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे हम उनको आगे फर्दर फ़िलासफ़ी पढ़ाएंगे, हम उनको मज़ीद सिखाएंगे, हम उनको और ग्रूम करेंगे। जब वो 50 साल के हो जाएंगे तो हम उनमें से एक हीरा बच्चा या हीरा बंदा जो आप कह सकते हैं, उसको हम उठा के किंग बनाएंगे, वो हमारा किंग होगा। जैसे मिसाल देता हूँ मैं आपको, आर्मी में एक बंदा जाता है, ठीक है, सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे, तो वो अपने आप को उस शौक़ में पढ़ता भी है, हर चीज़ को मैनेज करता है, वो इतना उसके अंदर काबिलियत होती है कि वो करते 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 एक दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है। आप खुद सोचेंगे 9 लाख 10 लाख आपकी आर्मी की स्ट्रेंथ है, और उस स्ट्रेंथ में एक बंदा आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। इसी तरह इसने कहा कि वो जो टेस्ट क्लियर करेगा 50 साल की उम्र में, हम उसको जो 35 साल तक करेगा जी, हम उस एग्ज़ाम लेके उसमें से छाननी करके बच्चे अलग कर देंगे, बाकियों के लिए हम डिसीजन कर लेंगे कि उनसे क्या क्या कराना है। 35 साल तक जो एग्ज़ाम पास करेगा हम उसको और पढ़ाएंगे, 50 साल तक लेके जाएंगे, जो उनमें भी एक क्रीम निकलेगा तो हम उसको किंग बना देंगे।
और जो बाकी रह जाएंगे ना जी, उस किंग के अलावा हम क्या करेंगे, हम उन्हें ब्यूरोक्रेट्स बना देंगे। जैसे आजकल आप ये CSS ले लें, PMS ले लें, उनको ब्यूरोक्रेट बना देंगे जी, उनसे हम माशरे के लिए छोटे मोटे काम लेंगे, ठीक है। तो ये उसका एजुकेशन लेवल था, ये बड़ा टफ़ लेवल था उसका, बहुत टफ़ लेवल, कि इतना अरसा पढ़ना, 50 साल तक पढ़ाते रहना, फिर उसके बाद उसके एग्ज़ाम लेना, फिर उसके बाद सिलेक्शन करना, ये बड़ा टाइम होता है। 50 साल की ज़िंदगी गुजारना आपको तो पता ही है, बड़ा लंबा किस्सा है, ठीक है। अब आते हैं जी हम इसकी डिवीजन ऑफ स्टेट्स के ऊपर। इसने स्टेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया। नंबर 1 थी जी मोनार्की, नंबर 2 थी जी एरिस्टोक्रेसी, नंबर 3 जी डेमोक्रेसी। अब बात की जाए अगर मोनार्की की, मतलब बादशाहत की, तो उसने कहा जहाँ तक कौम की बात रही तो कौम नहीं मानती। ये बड़ा शदाई था, बड़ा दाई था इसका किंगशिप का। कहती कौम नहीं मानती, कौम मानती है डंडे की हुकूमत होनी चाहिए, बदमाशी से हुकूमत करनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर लोगों को डंडा नहीं देंगे, हुकूमत डंडे से नहीं करेंगे, आप कभी भी हुकूमत कर ही नहीं सकते। लोगों को डरा के रख के तो आपको हुकूमत करनी पड़ेगी। फिर आज जी एरिस्टोक्रेसी, जिसे ओलिगार्की भी कहते हैं। तो ओलिगार्की होती है जी वो किस्म जिसमें एक चंद मखसूस लोग होते हैं और वो पूरी की पूरी स्टेट को रन कर रहे होते हैं। चलिए पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं। आज 75 साल से आप ये चीज़ सुन रहे हैं जी कि पाकिस्तान को जो एक स्पेसिफिकली 200 ख़ानदान हैं, वो ही पाकिस्तान को रन करने लगे हुए। तो वो एरिस्टोक्रेसी आ जाती है कि मतलब वो हैं, फिर आगे उनके बच्चे हैं, फिर आगे उनके बच्चे हैं, फिर आगे उनके बच्चे हैं, पैसे भी उन्हीं के पास हैं, सर्कुलेशन भी पैसों की पूरी दुनिया में उन्हीं की चल रही है, पाकिस्तान की ट्रेड भी उन लोगों की। तो वो 2 मखसूस ख़ानदान हैं जो पूरे के पूरे मुल्क को चला रहे लगे हुए, ठीक है। तीसरी आ जाती है जमहूरियत। जमहूरियत में लोग पावरफुल होते हैं, ठीक है, वो अपना बंदा, एरिस्टोक्रेसी में पावरफुल होते हैं, लेकिन वो मखसूस ख़ानदान होते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि वो सिर्फ मखसूस ख़ानदान के बच्चे ही आगे आते रहते हैं, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, क्योंकि उन्होंने माशरे में अपनी एक इमेज बनाई हुई थी कि पैसे भी हमारे पास हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हमारे पास हैं, मामलात भी हमारे पास हैं, सारा कुछ हमारे पास, वोट दो और हम ही ऊपर बैठेंगे, ठीक है। पर डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप बिल्कुल आज़ाद होते हैं। जमहूरियत, हमारी भी एरिस्टोक्रेसी कम डेमोक्रेसी चल रही होती है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है जमहूरियत। अब जमहूरियत में लोग होते हैं, जैसे कि आप आगे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे ऐसे ऐसे इंशाल्लाह, कि जमहूरियत में लोग आज़ाद होते हैं। दे हैव राइट टू इलेक्ट देयर पर्सन। वो अपना बंदा हर लेवल पे, लेट्स सपोज विलेज काउंसिल, यूनियन काउंसिल लेवल पे, तहसील लेवल पे, ज़िला लेवल पे, फिर सूबाई लेवल पे, कौमी लेवल पे, ठीक है, उनको सिलेक्ट करते हैं। फिर उनमें से सिलेक्शन के बाद ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, वो लोग करते हैं। ये जमहूरियत होती है। लेकिन आजकल आप हमारी जमहूरियत को भी देख सकते हैं कि जमहूरियत में अक्सर यही होता है कि जैसे आजकल कोई किसी की मानता नहीं है, क्योंकि हुकूमत ही लोगों की बनी हुई होती है, तो लोग उसको मानते नहीं हैं। लेकिन उसमें फिर हमारा माशरा तो इसलिए चल रहा है कि इसमें एरिस्टोक्रेसी भी है, इसमें डेमोक्रेसी भी है, कुछ मिक्सा खाता है, बस काम निज़ाम चल रहा है। तो इसने कहा जी कि डेमोक्रेसी जो है ना बड़ी अजीब गलत फॉर्म है, ये नहीं होनी चाहिए। लोगों को किसी किस्म का हक और हुकूक नहीं मिलना चाहिए, लोगों को बिल्कुल भी किसी इन चीज़ों से ना दूर रखना चाहिए। तो उसको मोनार्की का बड़ा दाई था। तो डेमोक्रेसी जैसे आज पाकिस्तान के हालात जैसे ख़राब हो रहे हैं, जहाँ कोई हर जगह पे फसाद करना चाहे उठ खड़ा होता है, लड़ाई करना चाहे उठ खड़ा होता है, कोई जी बेस करना चाहे खड़ा हो जाता है, तो ये लोगों को पूरा पूरा हक होता है। अब उसने मज़ीद अगर बात करें उसके थाट्स की ना, हम अगर हम उसकी सोचों की बात करें, उसके थाट्स की बात करें जो उसने की, उसने थ्योरी दी जस्टिस की कि जी इंसाफ कैसा होना चाहिए, इंसाफ कैसा होना चाहिए। तो इंसाफ में उसने बात की स्टेट एज अ बॉडी, जो रियासत है वो एक जिस्म की मानंद है, एक बॉडी की मानंद। स्टेट में कोई भी शख्स, कोई भी सिटी, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपकी बॉडी में अगर आपके पाँव में मोच आ गई है तो वो आपकी पूरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करेगी। आप चल नहीं पाएंगे, आप
फील करेंगे, आपको दर्द पूरी बॉडी में होगा। तो उसने कहा कि जी स्टेट भी एक बॉडी की तरह है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी को तकलीफ़ को मसला है, लेट्स सपोज सिंध में अगर कोई मसला है या केपी में कोई मसला है, तो वो मसला केपी की हद तक नहीं है। वो अलग बात है कि आप 18वीं तरमीम को पकड़ के बैठ जाए और बोलें जी कि सूबाई मुख्तियारी है, ख़ुद मुख्तियारी है, तो सूबे ख़ुद मुख्तियार ज़रूर है, लेकिन तकलीफ़ फेडरल के लिए होती है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए होती है, क्योंकि स्टेट एक बॉडी की तरह है। अगर केपी में अगर केपी को तकलीफ़ है, केपी किसी मसले में है, या सिंध किसी मसले में, पंजाब किसी मसले में है, तो उसका असर फेडरल पे पड़ेगा, उसका असर फेडरल पे लाजमी पड़ेगा। ये उसने एक स्टेट की बात की है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इन अ वेरी डीप। हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो नीचे दिया गया नंबर है, काइंडली आप इस पर कॉन्टैक्ट करके क्लासेस लें। फिर हम इसको बड़े ब्रीफ अंदाज में, बड़े ब्रीफ तरीके के साथ इंशाअल्लाह ताला हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो अच्छा, उसने एक और बात की, उसने किंग की फ़िलासफ़ी दी। अच्छा, एक फ़िलासफ़ी तो वो ये दे चुका था कि जी फ़िलासफ़र जो है वो किंग बनेगा। कैसे बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया जी, कि इम्तिहान पास करेगा, फिर एक क्रीम निकलेगी, फिर उस क्रीम को जो है तो आगे किंग बनाया जाएगा। लेकिन उसने साथ बहुत सारी ना रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, बड़े उसने मामलात बना दिए। उसने कहा जी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, किंग बैठेगा ज़रूर, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस उसने किस किस्म की लगा दी जी, कि कम्युनिज़म की। आगे हम इंशाल्लाह कम्युनिज़म, नेशनलिज्म, सोशलिज्म सारा कुछ पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह ताला, उसमें आपको क्लियर समझ आ जाएगी। लेकिन कम्युनिज़म में ये होता है कि कम्युनिज़म में आपका जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, आप उसे किंग कह लें, कोई भी कह लें, तो वो जकड़ा होता है बहुत सारी चीज़ों में, उसके वो बड़े सारे कंट्रोल होते हैं, ठीक है। उसने स्टेट ऑन कंट्रोल होता है, ठीक है जी। जैसे कि अकॉर्डिंग टू प्लाटो, उसका स्टेट वो कंट्रोल कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, ठीक है। उसने एजुकेशन कंट्रोल कर रहा था, जो किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, और अगर वो लॉज बना रहा है तो किस तरह से लॉज बना रहा है, अपनी कैबिनेट को देगा, आगे चलाएगा, इस तरह की बातें उसने की, ठीक है जी। जिसके ऊपर उसने इवन यहाँ तक कि जो मैरिज सिस्टम था ना किंग का, उसके ऊपर भी बड़ी पाबंदियाँ लगा दी जी, कि बादशाह कितनी शादियाँ करेगा, कितनी नहीं करेगा, इतनी करेगा, इतनी नहीं करेगा। मतलब उसने ना काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल करने की कोशिश की है प्लेटो ने, कि जी ये चीज़ें आपके लीडर के साथ होंगी, आपके किंग के साथ ये चीज़ों का कंट्रोल आपको उसके ऊपर करना पड़ेगा। जिसके ऊपर पे प्लेटो पे इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि यार ये तो एक किंग है, एक हेड ऑफ़ द स्टेट है, किंगडम का बादशाह एक बड़ी चीज़ होती है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और उसको काबू रखने की कोशिश करना, उसको कम्युनिज़म का इल्ज़ाम लगाना, और नहीं उसको काबू करना, उसे अपने साथ, उसको अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है। तो उस कम्युनिज़म के ऊपर फिर प्लेटो पे इल्ज़ाम लगा, और ये हर दौर में लगे। जैसे सुकरात पे की बात की जाए तो सुकरात ने ये बातें की, तो उसने ये बातें क्यों की, उसने ये बातें इसलिए की, लोगों को के दिमाग से निकालने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए, एक रिवोल्यूशन लाने के लिए उसने ये बात की। उसने यही कहा था ना यार कि सच्चाई और नेकी क्या है, लोगों के दिलों में से एक चीज़ निकाल रहा था, तो उसको जहर का प्याला पिला दी। क्यों? तब भी, आज भी, हमेशा से ये ऐसे ही होता रहा है कि जिसने हक सच की बात की है ना जी, बहाना कोई कुछ और दे के तो उसको मार दिया जाता है। तो सुकरात के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उसको उसके इल्ज़ामात उसके ऊपर दबाव डाल के और अपनी कोर्ट लगा के उसको मार दी, ठीक है, ज़बरदस्ती। और तो वजह नहीं थी कि ये शख्स उभर रहा है और उभर के ये एक दिन किंग ना बन जाए। जब प्लाटो की बात आई तो प्लाटो ने जब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी स्टेट कंट्रोल में, उसकी मैरिज पे, उसकी एजुकेशन पे, बादशाह पे, उसने मतलब हर कम्युनिज़म में क्योंकि चीज़ें कंट्रोल होती हैं तो कंट्रोल की, तो इस पर उस पर बहुत ही तनकीद हुई थी, हद से ज़्यादा तनकीदें की, इसको पीछे पुश बैक करने की भी कोशिश की, इसको डाउन करने की भी कोशिश की कि जी ये भी उभर रहा है। तो बाय द वे, दिस इज़ ऑल द स्टोरी अबाउट द प्लेटो, जिसे आप अफलातून कहते हैं, कि ये उसकी पॉलिटिकल थॉट्स थी। उसने स्टेट का सिस्टम दिया, उसने एजुकेशन का सिस्टम दिया। उसने कहा कि जी तालीम मर्द औरत दोनों के लिए होगी। ऐसा नहीं होगा कि तालीम जो है सिर्फ मर्द हासिल करेगा, जबकि उस ज़माने में औरतों की तालीम के लिए मायूस समझा जाता है। और ये हमारे इस्लाम में भी यही चीज़ है कि इल्म हासिल करना मर्द औरत दोनों पे फ़र्ज़ है। तो उसने उस टाइम पे भी ये बात की थी। उसने कहा था जी कि इल्म सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए है। फिर उसे क्लासीफाई किया, किस चीज़ को, डिवीज़न की, उसने सोसाइटी की।
सोसाइटी में उसने टॉप पे फ़िलासफ़र्स रखे, फिर उसके बाद फोर्सेस रखी, फिर वर्किंग पर्सन रखे। फिर उसने एजुकेशन की क्लासीफाई किया 3 चीज़ों में। फर्स्ट लेवल 6 साल के बच्चों के साथ क्या करना है, सेकंड लेवल पे 18 से 20 साल के बच्चों के साथ क्या करना है, थर्ड लेवल पे कौन किस तरह किस लेवल तक कहाँ तक जाएगा, जो बड़ा टफ था, ठीक है। फिर उसने डिवीजन ऑफ सोसाइटी की। फिर उसने कहा कि हाउ टू रन द स्टेट, लॉज कैसे बनाए जाएँ, ठीक है जी। ये खैर क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम मेरी कोशिश ये होती है जी कि मेरे सुनने वाले जो हैं कम से कम उनको कुछ बातें जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनके किसी भी फ़िलासफ़र के बारे में वो उनको क्लियर हो जाए। तो ये नीचे दिया गया मेरा नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करें, एडमिशन लें। हम इंशाल्लाह ताला क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं बहुत अर्ली इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। फिर हम इन चीज़ों को बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा भी कि मैं हर एक चीज़ पे, जैसे मैंने पहले सोक्रेटिस को पढ़ाया, अब मैं प्लेटो पे करूँ, मैं एरिस्टोटल पे करूँ, तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश ये भी करूँगा जी कि इंशाल्लाह मैं इनको बहुत डिटेल से लेके चलूँ। मैं एक फ़िलासफ़र को, ईस्टर्न को, वेस्टर्न को बहुत डिटेल में लेके चलूँ, ताकि आप उसको बहुत क्लियरली समझ सकें, उसे पढ़ भी सकें। लेकिन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड ड्यू टू लॉट ऑफ बिजनेस, यू नो कि इंसान के पास थोड़ा वक्त कम होता है, बड़ी मुश्किल से मुझे वक्त भी बना मिलता है जी वीडियो बनाने का। तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जी मैं आपका, मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। तो कम से कम मेरा एक जो एम है लोगों को समझाने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो लोग उसे बहुत अच्छी तरह बहुत पसंद करेंगे। तो फिर आज हमने बात की प्लेटो की। तो ये प्लेटो के मेजर कॉन्सेप्ट थे कि उसने क्या क्या दिया, सुकरात ने क्या दिया, अब प्लेटो ने क्या दिया, और ये आहिस्ता 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 जो आगे के फ़िलासफ़र्स हैं वो इसको कैसे 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 बढ़ाते जाएंगे, इनको अलग अलग तरह से कैसे क्लासीफाई करते जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।